गुड इवनिंग दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हैं, आज हम एक विशेष टॉपिक चर्चा करेंगे और इससे पहले वीडियो में चर्चा की थी असूत्री विभाजन पे। आज हम चर्चा करेंगे सूत्री विभाजन पे, जो कि सूत्री विभाजन कोशिकाओं में होता है। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं माइटोसिस डिवीजन या माइटोसिस सेल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। और हमने जो जो स्टेज आएंगी उन स्टेज को हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के अकॉर्डिंग ही उन पे पॉइंट निकालेंगे और उन पॉइंटों पे हम चर्चा करेंगे विशेषकर, जो कि एग्जाम में यहाँ पे आते हैं। तो आइए हम देखते हैं इन पे। जैसे कि हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है इंट्राफेज का, दूसरा डायग्राम बनाया है उन्हें यहाँ पे प्रोफेज का। तो हम इंट्राफेज के बारे में पहले जानेंगे, इंट्राफेज कैसे होती है और इसकी खोज किसने की थी, इसके बारे में किसने बताया था, इस सब पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि माइटोसिस, अगर हम बात करते हैं माइटोसिस की, तो माइटोसिस जो एनिमल सेल थी, जो एनिमल सेल में जो आरबीसी थी, आरबीसी में खोज की थी किसने? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने की थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि माइटोसिस जो शब्द दिया था, माइटोसिस जो शब्द दिया है, चर्चा की थी, वो भी डब्ल्यू फ्लेमिंग ने दिया था। आगे हम देखते हैं जैसे माइटोसिस की खोज प्लांट सेल में, यह हम बात कर रहे थे एनिमल सेल की, यहां कह सकते हैं जंतु कोशिका की बात कर रहे थे, जो कि डब्ल्यू फ्लेमिंग ने दी थी। यह बात कर रहे हैं हम लोग प्लांट सेल या पादप कोशिकाओं में, तो स्ट्रस वर्गर ने की थी। आगे हम देखते हैं माइटोसिस को हम अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट कायिक सोमेटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं। मतलब इन नामों से भी हम माइटोसिस को जानते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछ सकता है, या कायिक या सोमेस्टिक को हम कौन सा डिवीजन कहते हैं, कौन सा सेल डिवीजन कहते हैं, तो इस प्रकार से वो नाम पूछा जाएगा तो हमारा यह क्या होगा, यहाँ पे माइटोसिस ही होगा, या हिंदी बोलते हैं सूत्री विभाजन। उसमें से कुछ पॉइंट निकलते हैं इंट्राफेज के। तो इंट्राफेज को हम देखते हैं, इंट्राफेज को विश्राम अवस्था भी कहते हैं और यह विश्राम अवस्था भी कह सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग हमें से काफी लंबी स्टेज भी होती है, लेकिन यहां पे मेटाबॉलिज्म या उपापचय क्रियाओं की दृष्टि से काफी सक्रिय होती है, एक्टिव केस में होती है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, यह तैयारी की अवस्था होती है। तैयारी मीन्स की यहां बात की जा रही है कि जब सेल डिवीजन हो रहा होता है या सेल डिवीजन की जब स्टार्टिंग होती है, उसकी फर्स्ट स्टेज में इंट्राफेज में यहाँ पे जो सेल होती है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी। कैसे कि जिसकी हमने यहाँ सेल का एक डायग्राम बनाया है। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो कि इसके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन दिखाए हैं। क्रोमेटिन यहाँ पे हम गुणसूत्र है या क्रोमोसोम्स हैं, उसे हमें नहीं यहाँ पे क्या किया है, उन्हें एक क्रोमेटिन के रूप में दर्शाया गया है। धागे जैसे दिख रहे हैं यहाँ पे एक न्यूक्लियस है इसका, जिसे हम केंद्र का कहते हैं, और सेंट्रोल यहाँ आपको स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पे, और साइटोप्लाज्म जो कोशिका के अंदर भरा होता है। तो इस समय पे क्या होता है कि पूरी तरह से ये प्रॉपर तैयार हो रही होती है, और प्रॉपर जब तैयार हो रही है तब आपकी इसमें क्या है, सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। तो इसलिए इसे प्रिपेयर कह सकते हैं यहाँ पे, या प्रिपेयरिंग भी कह सकते हैं, या तैयारी की अवस्था भी कहते हैं। दूसरी होती है काफी लंबी होती है, इनमें क्रोमोसोम्स का द्विगुणन होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रोमोसोम्स का द्विगुणन या गुणसूत्र का द्विगुणन या क्रोमोसोम्स रेप्लिकेशन कौन सी स्टेज में होता है, तो विशेषकर ध्यान रखें ये इंट्राफेज में होता है। किसके में? सूत्री विभाजन की में। इसे समसूत्री विभाजन के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं, इसमें एक आती है जी फेज स्टेज। जी फेज स्टेज में क्या होता है कि जो डीएनए होते हैं, डीएनए और प्रोटीन संश्लेषण में डीएनए जो तैयार हो रहे हैं, डीएनए जो बनते हैं उनमें प्रोटीन संश्लेषण तैयार हो रहा होता है। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे एस स्टेज। एस स्टेज में क्या होता है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन संश्लेषण होता है। सेल में गुणसूत्र का द्विगुणित होते हैं। अब क्या कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो सेल है, जो कोशिका है, उसमें गुणसूत्र कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं, डिप्लॉयड होती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आया भी एक दो बार कि कौन सी स्टेज में गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड या द्विगुणित अवस्था में पाए जाते हैं, तो वो यहाँ पे क्या है, इंट्राफेज स्टेज में पाए जाते हैं। इसमें एक और स्टेज होती है G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है कि जो डीएनए है, जो पश्च संश्लेषण होता है, पश्च मतलब जो लास्ट में संश्लेषण होता है, वो डीएनए का संश्लेषण किस में होता है, G2 फेज में होता है। क्वेश्चन ये से भी पूछा जाता है। इसमें हरितलवक माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है, पे दुगनी होती है, मतलब बढ़ जाती है। और सेल में डीएनए का जो मान होता है वो कितना होता है, 4n हो जाता है। कितना होता है, 4n हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डीएनए का जो मान है
इंट्राफेज स्टेज में कितना होता है? तो क्वेश्चन या आपको ऑप्शन में इस तरीके से मिल जाएगा 4n होता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या है इंट्राफेज के बारे में चर्चा की थी। इसी प्रकार से हम प्रोफेज के बारे में चर्चा करेंगे। तो आगे यहाँ पे जैसे से जो भी स्टेज आएगी उनकी डायग्राम के अकॉर्डिंग चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं हम प्रोफेज के बारे में। आगे चर्चा करते हैं हम लोग प्रोफेज पे। तो प्रोफेज ये स्टेज हमारी जैसे कि इसमें दिख रहा है स्पष्ट आपको एस्टर के रूप में, हमारे जो सेंट्रल क्या है एस्टर के रूप में आके चेंज हो गए, दो भागों में बट गए, एक इधर आ गया। दूसरा हमारा सेंट्रियोल ये यहाँ पे एक यहाँ पे हो गया। न्यूक्लियस यहाँ पे स्पष्ट हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रोफेज के लास्ट में जाकर ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे जो क्रोमेटिन थे हमारे वो क्या है पेयर ऑफ क्रोमेटेड्स में जाके चेंज हो गए, कौन क्रोमोसोम्स। और यहाँ पे क्या ये हमारे यहाँ पे सेंट्रोमियर के रूप में आके हमारे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारी क्या है प्रोफेज स्टेज में ये चीजें दिखाई देती हैं, जैसे कि पॉइंटों में चर्चा करते हैं इस पे। जैसे कि इंट्राफेज है, इंट्राफेज स्टेज है तुरंत किसके बाद होती है? जो हमारी पहले होती है इंट्राफेज, इंट्राफेज के जस्ट बाद हमारी होती है प्रोफेज स्टेज शुरू हो जाती है। किसके बाद में? जैसे हमारी ये इंट्राफेज खत्म होगी, फिनिश होगी, और इसके बाद में हमारी प्रोफेज स्टेज यहाँ पे शुरू हो जाएगी। इसमें क्या होता है केंद्रक विभाजन होता है। जो केंद्रक है यहाँ पे स्पष्ट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ये केंद्रक है। यहाँ पे क्या इसका विभाजन हो जाएगा, मतलब ये क्या इनकी इसको क्रोमोसोम्स हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलग अलग भागों में डिवाइडेड हो जाएंगे, जिसकी यहाँ पे हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। केंद्र का यहाँ पे ये दिख रही है, और ये सेंट्रियोल क्या है ध्रुवों पे एक यहाँ पे आ जाता है और एक यहाँ पे, जबकि यहाँ पे हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है सेंट्रियोल। दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे कि इसकी जो प्रथम स्टेज होती है ये कौन सी होती है? ये केंद्रक विभाजन की प्रथम स्टेज होती है, कौन सी? प्रोफेज में। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि प्रथम विभाजन या कह सकते हैं प्रथम स्टेज या प्रथम अवस्था या फर्स्ट स्टेज में केंद्रक किस में होता है? तो प्रोफेज स्टेज में होता है। दूसरा देखेंगे ये सबसे लंबी स्टेज मानी जाती है, या हम कह सकते हैं ये सबसे लंबी अवधि होती है, कौन सी? प्रोफेज स्टेज होती है। दूसरा यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे हमारी लंबाई क्या होगी? घटेगी, और यहाँ पे गुणसूत्रों की मोटाई यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाती है। और केंद्र का क्या होती है? जो केंद्र का है ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये वाला जो पोर्शन है वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ जाता है। किसमें? प्रोफेज स्टेज में। सेकंड लास्ट में क्या होता है यहाँ पे कि जो प्रोफेज स्टेज है, प्रोफेज स्टेज में क्या केंद्र का एकदम समाप्त हो जाती है। क्या होता है यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है केंद्र का ये क्या होगी एकदम यहाँ पे समाप्त हो जाती है। और जो क्रोमोसोम्स हैं या क्रोमेटेड्स हैं, जो क्रोमेटेड्स क्या करेंगे दो भुजाओं में जाके बन जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये दो भुजाओं जाके बन गए। तो इस प्रकार से हम लोग प्रोफेज की स्टेज की चर्चा की थी। कुछ पॉइंट हमें और लगे जो कि हमारे इंट्राफेज के में लग रहा था बच रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ घटनाएं होती है इंट्राफेज में, जैसे इसमें केंद्र कला या कह सकते हैं केंद्र कला जो क्या स्पष्ट यहाँ पे दिखाई देती है। इसका जो बाहरी लेयर है स्पष्ट यहाँ पे क्या होता है दिखाई देता है। और केंद्र का, एक तो केंद्र कला की बात कर रहे हैं, अब बात करें हम केंद्र का। केंद्र का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे न्यूक्लियस की बात की जा रही है, तो ये भी हमें यहाँ पे क्या स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ पे हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है न्यूक्लियस। और क्रोमोसोम्स जैसे हम बोलते हैं गुणसूत्र यहाँ पे हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। और जो कि सेंट्रियोल एस्टर के रूप में बदल जाते हैं। क्या होता है जो हमारे ये सेंट्रियोल है, क्या है हमारे यहाँ पे ये सेंट्रियोल है, ये हमारे यहाँ पे इसमें भी दिख रहे हैं, प्रोफेज में भी, सॉरी इंट्राफेज में भी दिख रहे हैं और प्रोफेज में भी दिख रहे हैं। तो ये क्या है एक जो सेंट्रियोल के एस्टर के रूप में बदल जाते हैं। ये सेंट्रियोल हमारी क्या है एक एस्टर का या दर्शा पे एक तारा समान चमकना स्टार्ट कर देंगे दोनों ध्रुव की ओर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे इंट्राफेज के बारे में बताया और प्रोफेज के बारे में बताया। आगे हम चर्चा करते हैं मेटाफेज स्टेज के बारे में, मेटाफेज के बारे में। तो जैसे कि मेटाफेज और एनाफेज का हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया, ये वाली हमारी मेटाफेज है और ये वाली हमारी क्या है एनाफेज है। तो जैसे कि चर्चा करते हैं मेटाफेज पे, तो इस समय जो मेटाफेज है वो किसके बाद आती है? एनाफेज, जो सॉरी मेटाफेज है वो कि प्रोफेज की जस्ट बाद आती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? जो प्रोफेज स्टार्ट होती है, जो प्रोफेज जब ठीक खत्म हो जाती है उसके बाद जस्ट में स्टार्ट होती है हमारी मेटाफेज स्टेज, जो कि मेटाफेज स्टेज का हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। तो मेटाफेज स्टेज में क्या होता है स्पंडल, ये यहाँ पे जो आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं ये लाइनों को हम कहते हैं स्पंडल फाइबर्स या माइक्रोट्यूबल्स के नाम से भी जानते हैं। और इन्हीं के ऊपर सेंट्रोमियर्स एक इक्वेटर के रूप में स्पंडल पर लगे होते हैं, जो कि आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मैंने ब्लैक यहाँ पे कर रखे हैं। और यहाँ पे दोनों ध्रुवों पे हमारे यहाँ पे सेंट्रियोल लगे हुए, एक हमारे ये सेंट्रियोल लगा हुआ है, एक इधर हमारा सेंट्रियोल आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है।
दूसरा देखते हैं यहाँ पे केंद्र क्या होता है, एकदम समाप्त होता है, एकदम विलुप्त होता है। तो आपको प्रोफेज स्टेज में केंद्रक यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा। और यहाँ बात करते हैं मेटाफेज जब स्टार्ट होती है या मेटाफेज का जो प्रारंभ होता है या मेटाफेज जो प्रारंभ हो रही होती है वहां पे तरकुओं का निर्माण स्टार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं स्प्लेंडर। इंग्लिश बोलते हैं स्प्लेंडर्स, स्प्लेंडर्स बोलेंगे इन्हें, और यहाँ पे बोलेंगे तरकुए, हिंदी में इन्हें तरकुए बोलते हैं, जो कि इनका निर्माण होता है मेटाफेज स्टेज में। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेटाफेज का आरंभ कहां से होता है या प्रारंभ कहां से होता है तो हमेशा ध्यान रखना तरकुओं से होता है। गुणसूत्र अधिक छोटे व मोटे होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मेटाफेज में जो गुणसूत्र होते हैं वो अधिक क्या होता है, छोटे हो जाएंगे और मोटे हो जाएंगे और यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि गुणसूत्रों को हम कौन सी स्टेज में देख सकते हैं या देखा जा सकता है, तो वो हमारी मेटाफेज स्टेज ही है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। आगे हम देखते हैं जैसे कि गुणसूत्रों का अध्ययन या गुणसूत्रों का अध्ययन किस पे होता है, मेटाफेज स्टेज में होता है। और गुणसूत्र स्पष्ट रूप से मध्य स्टेज में कह सकते हैं मध्य रेखा में दिखाई देते हैं, जो कि डायग्राम में आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहे हैं। आगे देखते हैं एनाफेज स्टेज। तो एनाफेज का हमने डायग्राम बनाया हुआ है। एनाफेज स्टेज में हमारे जो क्रोमोसोम्स है या कह सकते हैं सेंट्रोमियर्स हैं, ये क्या हमारे दोनों विपरीत ध्रुवों की ओर जा रहे हैं। जैसे कि ये वाले क्या है, बीच में थे भी यहाँ पे एक एक करके क्या है जिसे बोलते हैं डॉटर क्रोमोसोम्स या डॉटर सेंट्रोमियर्स, ये आधे इधर चले गए और आधे हमारे इधर आ गए। तो आधे इधर साइड में दोनों तरफ क्या है, ये दोनों ध्रुवों पे बट गए। अब देखते हैं कि जिसकी क्रोमेटैड्स, पॉइलेट अपर्चर्स या क्रोमोसोम्स या सेंट्रोमियर्स, माफ कीजिएगा यहाँ पे सेंट्रोमियर्स फर्स्ट स्टेज, तो यहाँ पे सेंट्रोमियर्स लिखा हुआ है। बात करते हैं एनाफेज में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। तो एनाफेज को हम पश्चावस्था के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पश्चावस्था कौन सी अवस्था होती है, तो एनाफेज होती है। तो एनाफेज क्या है, जस्ट आफ्टर मेटाफेज के बाद शुरू होती है। किसके बाद शुरू होती है, मेटाफेज के बाद। इसके बाद क्या होती है, ये शुरू होगी एनाफेज। तो एनाफेज सबसे छोटी होती है। वहां पे पूछा गया था सबसे लंबी स्टेज कौन सी थी, तो वहां पे बात चर्चा की थी। अब यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे सबसे छोटी। तो सबसे छोटी कौन सी होगी यहाँ पे हमारी एनाफेज स्टेज होगी। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सी समसूत्र विभाजन या सूत्र विभाजन या म्यूसिस विभाजन, किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी सबसे छोटी स्टेज होती है, वो ध्यान रखेंगे हम यहाँ पे एनाफेज का। ये क्या होता है, अस्थायी व माइग्रेटरी अवस्था भी जानते हैं। इसे हम अस्थायी और माइग्रेटरी अवस्था के नाम से भी जान सकते हैं, जाना जाता है। गुणसूत्र के सेंट्रोमियर दो भागों में बट जाता है, जो कि हमने डायग्राम में स्पष्ट दिखाया है कि जो क्रोमोसोम्स मेटाफेज में बीच में थे, अब क्या दो भागों में यहाँ पे बट गए। आधे इधर ध्रुव पे चले गए, आधे इस वाले ध्रुव पे आ गए। दोनों क्रोमेटैड्स विपरीत ध्रुवों में की ओर चले जाते हैं। जो हमने बता रखा है कि दोनों जो क्रोमेटैड्स होते हैं या क्रोमेटिन होते हैं वो क्या दोनों ध्रुव की ओर बट जाते हैं। सेंट्रोमियर में एक और घटना होती है, जैसे कि सेंट्रोमियर जो कि एनाफेज में घटना होगी। सेंट्रोमियर की जो स्थिति के आधार पर जो गुणसूत्रों की आकृति क्या है, वी, जे और आई, कैपिटल वी, जे और आई के आकार के रूप में यहाँ पे बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे एनाफेज और मेटाफेज के बारे में चर्चा की है। आगे हम देखते हैं टीलोफेज स्टेज के बारे में। तो जैसे कि एनाफेज के जस्ट बाद स्टार्ट होती है हमारी टीलोफेज अवस्था। इसे हम पश्च अवस्था के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि टीलोफेज में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं उनके बारे में चर्चा करती है। तो जैसे कि टीलोफेज हमारा ये डायग्राम बना हुआ है, तो टीलोफेज में क्या हो रहा है, जिसके केंद्रक का निर्माण होना स्टार्ट होता है। यहाँ पे पेयर ऑफ सेंट्रोमियल्स में बदल जाते हैं कि ये हमारी एक जोड़े में सेंट्रोमियल्स हो जाते हैं और इधर भी बन जाते हैं। दूसरा हमारे न्यूक्लियस या केंद्र का निर्माण भी दोनों तरफ हो जाता है। काइनेसिस वेगनिंग, काइनेसिस वेगनिंग का मतलब है यहाँ पे क्या होता है कि डिवीजन ऑफ सेल। डिवीजन ऑफ सेल का मतलब है कि यहाँ पे कोशिका दो भागों में बंटने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पे दूसरा डायग्राम दिखाया गया, एक सेकंड डायग्राम, डॉटर ऑफ सेल, मतलब यहाँ पे दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने क्या है, ये दो कोशिकाएं या दो डायग्राम दिखाएं। पहला डायग्राम हमारा भाई ये है और दूसरा डायग्राम हमारा ये है, मतलब दो कोशिकाएं या कह सकते हैं दो सेल में हमारे ये वाला पोर्शन यहाँ पे क्या क्या बट गया है। दोनों यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे कौन कौन सी घटनाएं होती है उस पर देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि पुत्री क्रोमोसोम्स या कह सकते हैं गुणसूत्र ध्रुवों की ओर चले जाती हैं। जो घटना मैंने बताई थी पश्चावस्था में, यहाँ कह सकते हैं एनाफेज में दोनों क्या दोनों ध्रुवों की तरफ बट रहे, तो दोनों को ध्रुवों की ओर बट जाएंगे तो वो इधर आ जाएंगे और वो उधर चले जाते हैं। पहुंचने के बाद में एनाफेज क्या है, एकदम समाप्त हो जाती है। ये एनाफेज के बारे में बात बताई थी।
एनाफेज समाप्त हो जाएगी। जैसे ही एनाफेज समाप्त होगी उसके जस्ट बाद हमारी कौन सी शुरू हो जाएगी, टेलोफेज स्टेज हमारी शुरू हो जाती है या प्रारंभ हो जाती है। इसे हम लास्ट स्टेज भी कहते हैं, समसूत्री विभाजन की हमें इसे लास्ट स्टेज भी कहा जाता है। इसे हम पुनर्निर्माण के बारे में भी कहते हैं, इसे हम दूसरी स्टेज के नाम से जानते हैं, पुनर्निर्माण, या हम कह सकते हैं रिकंस्ट्रक्शन के नाम से भी जाना जा सकता है, पुनर्संगठन के नाम से जान सकते हैं, या रीऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी इसे फेज के नाम से जान सकते हैं। क्रोमेटिन क्या है, एक जालिका के रूप बना लेती है, जो जालिका बन जाती है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टेलोफेज स्टेज में जो क्रोमेटिन है हमारे क्या एक जाल के रूप में यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। केंद्रक कला का निर्माण हो जाता है यहाँ पे। केंद्रक कला क्या है, जो हमारे बाहरी आवरण है, इसके जो बाहरी आवरण है, जो आउटर लेयर हमें दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं केंद्रक कला। इसका भी हमारे यहाँ पे निर्माण हो जाता है। जो कि केंद्रक है, केंद्रक विभाजन हमारे यहाँ पे पूरा हो जाता है। केंद्रक क्या दो भागों में बंटकर हमारे यहाँ पे क्या दो अलग अलग भागों में बंट जाता है। उसी के जस्ट बाद हमारी दो कोशिकाओं का बनकर निर्माण होता है, जिसकी हमारे डायग्राम में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे माइटोसिस या समसूत्री विभाजन पर या सूत्र विभाजन पर काफी चर्चा की थी। जो हमें जिस प्रकार से क्वेश्चंस लग रहे थे कि यहाँ से इन बिंदुओं से या इन पॉइंटों से यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं या आए हुए हैं, उन पे हम चर्चा की है। और पसंद आती है तो लाइक करें, जैसे था दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।